नमस्कार। आज बहुत हर्ष का विषय है कि मैं आप सबके समक्ष एक ऐसे व्यक्ति का परिचय देने जा रही हूँ, जिनने पूरे जीवन में अपने सेवा कार्यों, निस्वार्थ योजनाएं और जो समर्पण है, ये एक बहुत वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं, डॉक्टर मुकुल भाटिया। नमस्कार। मेरे मार्गदर्शक भी, मुझे संघ कार्यों में लाने वाले, मुझे सिखाने वाले भाई साहब, जिनसे विगत 15-17 वर्षों में मुझे लगता है जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं, आज इनसे वार्तालाप करते हुए आप भी अनुभव करेंगे कि संघ दृष्टि, संघ सेवा और संघ समर्पण की परिकल्पना क्या होती है और उन कार्यों का जो एक हम अवलोकन करते हैं, उसका एक वो हमारा दृष्टिकोण क्या होता है जब हम ये कार्य कर रहे हैं। तो डॉक्टर मुकुल भाटिया जी, आप का जो संघ कार्य है, जो संघ आयु है, आपने युवा अवस्था में ही बहुत प्रेरणा लेते हुए आप इन सब कार्यों से जुड़े, उनके बारे में आप संक्षेप में कुछ बताइए। वास्तव में मैं जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, उस परिवार में जो मेरे पिता थे वो आज़ादी के पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे और इसके कारण मैं और मेरा छोटा भाई पंकज दोनों को ही बचपन में ही उन्होंने कब शाखा पे ले जाके खड़ा कर दिया और संघ के संस्कार हमको मिलने कब शुरू हो गए उसके बारे में हम लोग भी नहीं जानते। परंतु हाँ, जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे हमको संघ ने विभिन्न जिम्मेदारियां दी और उन जिम्मेदारियों का वहन करते हुए हमारे मन में देश के लिए, समाज के लिए समर्पित होने की भावना तेज़ी से बढ़ती चली गई और इसके कारण जो कुछ हम आज तक कर पाए हैं उसका सारा श्रेय उन संस्कारों को ही है जो हमें अपने पिता से भी मिले और संघ से भी मिले। भाई साहब, आप युवा अवस्था में जब आगरा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब एक उस ज़माने का जो छात्र संघ होता था, शायद आप उन युवाओं को भी मार्गदर्शन देते थे, उनको लीड करते थे, पर तब आपके जीवन में परिवर्तन आया और आप संघ से एक वैकल्पिक तौर पर जुड़े, उसके बारे में बताइए। हाँ, जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था तो पढ़ते समय ही मेरे मन में एक भावना ये उत्पन्न होनी प्रारंभ हो गई थी कि ये ज्ञान जो हम चिकित्सा विज्ञान का ले रहे हैं, इस ज्ञान का उपयोग हम समाज के सेवा के लिए जीवन में करें। और ये भावना जैसे जैसे MBBS की पढ़ाई हुई और उसके पश्चात फिर MS किया तो ये और ज़्यादा सुदृढ़ होती चली गई और इसी के कारण हम ये कार्य कर सके। जो छात्र हमारे साथ पढ़ रहे थे, निश्चित रूप से हम उनको भी इसी कार्य में लगाना चाहते थे और इसमें कुछ कुछ सफलता भी हमको मिली, क्योंकि जब हम कार्य करने के लिए क्षेत्र में उतरे तो साथ ही साथ हमारे कुछ ऐसे छात्र जो हमारे साथ MBBS के समय पर कुछ हमसे पढ़ते थे, हमारी पढ़ाई में वो जब पोस्ट ग्रेजुएशन होता है तो उस समय कुछ स्टूडेंट रहते हैं जूनियर कक्षाओं के, तो उनमें से भी कुछ छात्र फिर समाज का काम करने के लिए बहुत आगे बढ़े, जिसमें डॉक्टर अनुज सिंघल, जो कि आज सारे देश के अंदर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा बड़े प्रकल्प चल रहे हैं, स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन के रूप में उसके प्रमुख हैं। भाई साहब ने कुछ समय काल प्रचारक के तौर पर भी काम किया है। आज पूर्णकालिक काम कर रहे हैं, परंतु युवा अवस्था में भाई साहब प्रचारक भी थे। आप उस समय अवधि का बताइए, और आप जब पढ़ रहे थे, जब अभ्यास कर रहे थे, तो वो कौन सा सन था आगरा मेडिकल कॉलेज में? मैंने 75 में MBBS पास किया और उसके बाद
इंटर्नशिप, हाउस जॉब ये सब कंप्लीट करने के पश्चात 78 में मैं संघ का प्रचारक होके और कार्य करने के लिए उस समय का जो बिहार राज्य था, आज तो वो झारखंड कहलाता है, परंतु उस समय के बिहार राज्य का संगठन मंत्री का दायित्व मुझे वनवासी कल्याण आश्रम का ये एक अवसर मिला। उस समय पर हमने रांची के अंदर केंद्र अपना बनाते हुए और जो आज का झारखंड है ऐसे स्थान पर 6 स्थानों पर अपने डॉक्टर्स की मदद से, जो स्वयंसेवक डॉक्टर के रूप में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उस क्षेत्र में सेवा कार्य करने आए थे, उनकी मदद से 6 स्थानों पर हमने क्लिनिक शुरू किए, जिनमें बड़ी संख्या में पेशेंट्स को सहायता दी जाती थी। जब प्रचारक बतौर काम कर रहे थे भाई साहब, तो भाई साहब ने चीन बॉर्डर पे यानी अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर भी बहुत चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई हैं और दक्षिण भारत में, अंडमान में भी इन्होंने बहुत सारी चिकित्सा सुविधा जो दे रहे थे उनके उसमें इनका भाई साहब का योगदान है। सुनामी के पश्चात भाई साहब वापस मेनलैंड में आ गए थे और मुझे लगता है तभी का कुछ समय अवधि होगी जब भाई साहब एकल से जुड़े। हाँ, परंतु इसमें थोड़ा सा समय का परिवर्तन है। एक्चुअली मैंने एमएस बहुत बाद में किया। मैंने जब एमबीबीएस का कार्य करते हुए और उसके बाद समय मिला मुझे, तो मैंने 91 में एमएस की पढ़ाई शुरू की और 94 में उसको पूरा किया। उसके पश्चात ही मुझे जो दायित्व मिला वो वनवासी कल्याण आश्रम के कार्य का अरुणाचल प्रदेश में मिला और मैं 2004 तक अरुणाचल प्रदेश में वनवासी कल्याण आश्रम के कार्य में ही था। कुछ समय मैंने उस समय संगठन मंत्री का दायित्व भी निभाया, परंतु जैसा वाणी दीदी ने कहा कि मैं अरुणाचल का जो बॉर्डर एरिया है चाइना से लगता हुआ, ऐसे एक स्थान चाइंग ताजो पर मैंने एक जिम्मेदारी ली, एक ऐसे सीएचसी की जो सीएचसी सरकार नहीं चला पा रही थी और 7 वर्ष में उस सीएचसी को चलाने के लायक मैंने बनाया। वो स्थान इतना कठिन था वहाँ तक पहुँचना, क्योंकि वो आर्मी का एरिया नहीं था, इसके कारण वहाँ की रोड्स भी ख़राब थी और उस क्षेत्र में 80 किलोमीटर चलने के लिए 8 घंटे का समय लगता था। इतना वो कठिन था। आज जो सेप्पा कहलाता है ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, उस ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का वो अंतिम पड़ाव था जहाँ तक कि सड़क बनी हुई थी उस समय। उसके आगे फिर सड़क नहीं थी, इसलिए काफ़ी कुछ पैदल भी चलना पड़ता था। एक दिन में कभी कभी तो 6 घंटे 8 घंटे का पैदल रास्ता पार करने के बाद हम अपने किसी गांव में पहुंच पाते थे। और मैक्सिमम एक बार हमको जब बहुत सारे लैंडस्लाइड हुए और इसके कारण वो पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया, तो ऐसे में फिर हमको एक पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंचाने के लिए 80 किलोमीटर भी पैदल चलना पड़ा था। वो ऐसा पेशेंट था जिसके साथ कि डॉक्टर का होना आवश्यक था। तो ऐसे कठिन क्षेत्र के अंदर ज़रूर काम किया। 2004 में एक्चुअली जब सुनामी हुई, तो सुनामी होने के बाद ही मैं अंडमान निकोबार गया था। जो कार्य मुझे दिया गया था वो रिलीफ वर्क था और रिलीफ वर्क में मैं वहाँ पर कार्य करते हुए 1 वर्ष में जो रिलीफ का काम था उसको करते हुए फिर मुझे वहीं पर रहने का और जिम्मेदारी मिली और इसके कारण मैं 8 वर्ष तक 2012 तक वहीं रहा। 2012 में मैं ये जो आज जिम्मेदारी है मेरे पास, यानी एकल अभियान में आरोग्य विभाग के प्रमुख के रूप में मैंने कार्य संभाला। परंतु हाँ, जो आरोग्य सेविका का कंसेप्ट है, इसका प्रयोग करने के लिए कि वो कैसे कार्य कर पाएगी ग्रामीण क्षेत्र में, इसके लिए हमने जब मैं अरुणाचल में काम कर रहा था उसी समय पर सन 2000 के आसपास डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया, ये 2 स्थानों पर हमने इसके प्रयोग शुरू किए थे और उन प्रयोगों की सफलता के बाद ही ये एकल अभियान में ये कार्य
काफ़ी विस्तार पा गया और आज तो हम 120 संच अर्थात लगभग 3600 गांव में और 20 राज्यों में हम पहुंच चुके हैं। तो इस प्रकार से देश के अंदर ये काफ़ी बड़ा कार्य एकल अभियान के द्वारा अभी चल रहा है। तो मुझे लगता है ये बोलना सही होगा भाई साहब कि 2012 में एकल आरोग्य योजना के तहत प्रिवेंटिव हेल्थ का भी जो काम है वो तब स्थापित हुआ और वो निरंतर आगे बढ़ता गया है और आज एक देशव्यापी मुझे लगता है एक बहुत ऊर्जा से लिप्त ये कार्य है और इसके परिणाम भी हमको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। हाल ही में भाई साहब के मार्गदर्शन में हर्रई में एक रिफ्रैक्शन का एक प्रोजेक्ट और मिडली, बरमान जो नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में है और ढिंडोरी में ये यहाँ के संचों में एनीमिया डिटेक्शन के प्रोजेक्ट्स का आरंभ किया है। भाई साहब, आपने बताया कि सेविकाओं को आरोग्य के प्रोजेक्ट्स में हम ट्रेन करते हैं, हम उनके द्वारा काम की स्थापना करते हैं। सेविका यानी महिलाएं ही क्यों? इसका एक बहुत बड़ा सीधा साधा कारण है। पहली तो बात यह है कि हम विवाहित महिलाएं लेते हैं और विवाहित महिलाएं लेने के पीछे विचार यही है कि हमको बहुत ताकत लगा के प्रशिक्षण करना पड़ता है। जो चिकित्सक या कार्यकर्तागण इस प्रशिक्षण को करते हैं उनकी सारी मेहनत बेकार ना चली जाए, इसका यह भी एक कारण है जिसके कारण कि हम महिलाओं को विवाहित ही लेते हैं। परंतु हाँ, ये बात भी ठीक है कि हमने महिलाएं ही क्यों चुनी, तो उसका कारण ये है कि एक विवाहित महिला अपने परिवार की जो स्वास्थ्य है उसकी चिंता करती है। इसी के कारण परिवार स्वस्थ रह पाता है और इसलिए यदि पूरे गांव की वो चिंता करना शुरू कर देगी तो निश्चित रूप से पूरे गांव को वो स्वस्थ रखने की क्षमता रखती है। और इसी के कारण हमने जो कुछ कार्य प्रिवेंटिव हेल्थ का और उसके साथ साथ न्यूट्रिशनल हेल्थ का और उसके साथ साथ और जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा है, वनौषधि चिकित्सा, उसके द्वारा कार्य करना, फिर टेलीमेडिसिन के कार्य को आगे बढ़ाना, ये सारा कार्य जो हमने शुरू किया है इसका केंद्र बिंदु हमारी आरोग्य सेविकाएं ही हैं और उनके ऊपर फिर एक कार्यकर्ताओं की पूरी श्रृंखला है जो उनको प्रशिक्षण भी देती है और उनको साथ साथ इस काम को करने के लिए प्रेरित करती रहती है। क्योंकि आरोग्य सेविका को दिया जाने वाला धन कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता, ना उनका कोई खर्चा उसके द्वारा चल सकता है, केवल वो उसके साथ संगठन के साथ पूरे कार्य के साथ जुड़ी रह सकें, इसके लिए ही मानधन के रूप में हम उनको यह देते हैं। महिलाओं को एम्पावर करना, उनको ऐसा योग्य बनाना जिससे कि समाज के अंदर वो प्रतिष्ठित हो सकें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज एक भारत के अंदर पुरुष प्रधान समाज है। इस पुरुष प्रधान समाज के अंदर महिलाओं को प्रतिष्ठित करना हालांकि कठिन है, परंतु ये हमारा एक अभीष्ट और उद्देश्य भी है। अद्भुत कार्य है भाई साहब, और आप जैसे यशस्वी जो मार्गदर्शन देने वाले बड़े भाई हैं हम लोग सबके बीच में, मुझे लगता है कि समृद्धि, अच्छी स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, अच्छे नागरिक कर्तव्य, इन सब के बीच में ये सब विषयों के साथ जो उद्धार हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र का, उसके जितनी हम चर्चा करें वो मुझे लगता है पूरा विषय हम फिर भी कवर नहीं कर पाएंगे। भाई साहब, ये जो आरोग्य के संच हैं हमारे, इसमें जो 2-3 प्रमुख कार्य हैं, जैसे टेलीमेडिसिन है, जो ग्राउंड वाटर लेवल्स है, सोक के गड्ढे द्वारा हम ग्राउंड वाटर लेवल को नियंत्रण कर रहे हैं, उसे सुधार रहे हैं, जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके बारे में आप दर्शकों को कुछ बताइए। हाँ, देखिए,
वाटर कंजर्वेशन के लिए जब भी बात चलती है, यानी पानी को सुरक्षित रखने की जब भी बात चलती है, तो बरसात के पानी की बात आती है। परंतु हम ये भूल जाते हैं उस समय पर कि प्रतिदिन हर परिवार किसी ना किसी रूप में पानी का उपयोग करके ही जीवित है, और इसलिए वो पानी का उपयोग तो निश्चित रूप से अपने बाथरूम में और अपने किचन में कर ही रहा है। इस पानी को ही अगर हम ज़मीन के नीचे भेज सकें तो इसका जो अमाउंट है, इसकी जो मात्रा है, वो बहुत बड़ी मात्रा है, और यह मात्रा जो वर्षा का पानी होता है उससे भी बहुत बड़ी है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी स्रोत से, चाहे वो कुआं हो, चाहे वो हैंडपंप हो, या फिर वर्षा का पानी हो, कहीं ना कहीं से तालाब हो, नदी हो, कहीं ना कहीं से हम उस पानी को प्राप्त करके ही और प्रतिदिन का अपना कार्य पूरा करते हैं। और इस पानी को अगर हम नीचे भेजेंगे ज़मीन के, तो निश्चित रूप से वो पानी का लेवल ऊपर आएगा। और ऐसा प्रयोग हमने करके दिखाया है अनेक गाँव में, बल्कि सैकड़ों गाँव में, कि जब गर्मियाँ आती हैं तो जिन गाँव के अंदर अच्छी संख्या में सोखते गड्ढे बनाए जाते हैं, उन स्थानों पर अंडरग्राउंड वाटर टेबल इतना ऊंचा आ जाता है कि वहाँ के हैंडपंप कभी सूखते नहीं हैं। तो इस प्रकार से यह एक बहुत ही उपयोगी योजना है। और साथ ही साथ वो गांव में फैलने वाले पानी के द्वारा जो मच्छरों के ब्रीडिंग पॉइंट होते हैं, उनको भी समाप्त करते हैं। और इसके कारण ये होता है कि 7 प्रकार की बहुत ही खतरनाक बीमारियाँ, जिसमें कि एनकेफेलाइटिस भी है, जिसमें कि मलेरिया भी है, जिसमें फाइलेरिया भी है, और डेंगू भी है, तो ऐसी खतरनाक बीमारियों को रोकने में भी यह सहायक होता है। इसी के साथ साथ हम यह भी प्रयास करते हैं कि जैविक पिट बनाए जाएं, क्योंकि गोबर जब खुले में रखा जाता है, गांव में जानवरों के द्वारा दिया गया गोबर, तो उसमें मक्खियां पनपती हैं, और उन मक्खियों के द्वारा, उनके पनपने के कारण ही ऐसा होता है कि भोजन पर आकर और वो जीवाणुओं को इधर से उधर फैलाती हैं। तो अगर हम कंपोस्ट पिट के द्वारा, वर्मी कंपोस्ट पिट के द्वारा और इस प्रकार के हम जैविक खाद को तैयार करने के लिए पिट बनाएं, तो ये खुले में गोबर रहेगा नहीं, और जब खुले में गोबर रहेगा नहीं तो मक्खियाँ नहीं होंगी, ये भी स्वास्थ्यवर्धक भी होगा। एक और दूसरी तरफ ये जो खाद बनती है इन जैविक पिटों के द्वारा, उसका यदि खेती में उपयोग किया जाता है तो हमको फिर कम मात्रा में यूरिया या अन्य इंसेक्टिसाइड्स की आवश्यकता पड़ती है, और इसके कारण फिर हमारा जो पोषण है वो और अच्छा होता है, सुधरता है। भाई साहब, टेलीमेडिसिन के बारे में भी आप टेलीमेडिसिन का जो अपना कार्य है, इसके पीछे यही विचार है कि हम कितना भी स्वास्थ्य सुविधाओं को आगे बढ़ा लें, फिर भी हमारे लिए ये बड़ा कठिन हो जाता है कि हम स्वास्थ्य के कार्यकर्ताओं को हर गांव तक भेज सकें, ख़ास तौर से जो इंटीरियर विलेजेस हैं। और इसके कारण हम इस टेलीमेडिसिन के कार्य के द्वारा, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि इसमें एक ऐप होता है, हम एक फ़ोन का प्रयोग करते हैं, और बहुत सारे इक्विपमेंट, वाइटल्स नापने के लिए हम आरोग्य सेविकाओं को प्रशिक्षण भी देते हैं, और वो इक्विपमेंट देते भी हैं। और उनके द्वारा जब वो जांच करके किसी भी रोगी की और उसको ऐप में चढ़ाती हैं, तो जो हमारे निर्धारित चिकित्सक हैं वो 1-1.5 घंटे के अंदर ही अंदर उनको उनके घर पर ही प्रेस्क्रिप्शन पहुंचा देते हैं। और इस प्रकार आरोग्य सेविकाओं की सहायता से हम यह कार्य सारे देश के अंदर धीरे धीरे करना चाहते हैं, जिससे कि कोई भी रोगी किसी भी कोने में देश के हो तो वो ऐसा ना हो कि वो चिकित्सा के अभाव में और मृत्यु के मुख में चला जाए। तो मुझे लगता है लगभग 14 राज्यों में 20 राज्यों 20 राज्यों में 20 और राज्यों में कितनी रीजनल लैंग्वेजेस में? 12 रीजनल लैंग्वेजेस में हमारा ये जो कार्य है ये टेलीमेडिसिन का पहुंच चुका है।
जिस राज्य की जो भाषा होती है उसी भाषा में, जैसे तमिलनाडु में तमिल है, कर्नाटक में कन्नड़ है, या फिर तेलंगाना में, आंध्र में तेलुगु है, गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है, आसाम में असमीज़ है, बंगाल में बंगाली है, या उड़ीसा में ये उड़िया भाषा है। तो इस प्रकार से इन सभी भाषाओं में हमारा ये ऐप लोकल लैंग्वेज में काम करता है, जिससे कि आरोग्य सेविका अपनी भाषा में रोगी से बात कर सके और रोगी के सारे लक्षणों को चढ़ा सके, क्योंकि अधिकांश आरोग्य सेविकाएं किसी दूसरी भाषा में, अपनी भाषा के अतिरिक्त किसी दूसरी भाषा में और किसी मरीज के साथ बात भी नहीं कर पाती हैं। तो इस प्रकार से, परंतु ये जब जाता है, ये हिस्ट्री पेशेंट की जब डॉक्टर्स के पास जाती है तो ये अंग्रेज़ी में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाता है, जिससे कि डॉक्टर्स की जो आज प्रचलित भाषा है, क्योंकि अंग्रेज़ी है, इसलिए उनको अंग्रेज़ी में पढ़ने में आसानी होती है और वो प्रेस्क्रिप्शन उनको अंग्रेज़ी में दे देती हैं। इस प्रकार से ये कार्य आगे बढ़ता है। श्रोताओं, ये बहुत विराट व्यक्तित्व, अद्भुत समर्पण और बहुत सीमित और साधारण संसाधनों के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त करने का एक प्रयास है। महिला सशक्तिकरण का उत्तम उदाहरण है और इसमें जो योजनाबद्ध तरीके से समयदानी, श्रमदानी कार्यकर्ता हैं, मुझे लगता है आपके माध्यम से मैं उन सब का साधुवाद करती हूँ। मैं डॉक्टर मुकुल भाटिया का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आगे एकल आरोग्य योजना के माध्यम से हम देश में और भी सुंदर वैकल्पिक उपाय लागू कर पाएं, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के भाई बहनों को स्वास्थ्य लाभ मिले। जय श्री राम। जय श्री राम।